Hello students, welcome all of you at my YouTube channel IITN Sphere. माई सेल्फ पीयूष। आज मैं आपके साथ 11th के टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर 1 से देन 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा और साथ में ही 12th के भी चैप्टर्स 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। और 11th एंड 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के साथ साथ मैं आपकी एक फाउंडेशन बनाने वाला हूँ ताकि आप जो है IITs और NITs में जाने का सपना जो है उसको पूरा कर सकें और मैं उसमें एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर सकूं। बस आपको चैनल पे जुड़े रहना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। तो जैसे हमने सेट थ्योरी बोला तो दिमाग में आता है कि इसमें कुछ सिद्धांत भी होंगे, काफ़ी सारी थ्योरी होगी और सेट्स। तो व्हाट इज़ सेट्स? सेट्स नाम सुनते ही कि दिमाग में आता है कि सेट्स किस बला का नाम है। तो सबसे पहली बात यह है कि सेट्स किसने इंट्रोड्यूस करा। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, जैसे आपकी फ़ोटो देख पा रहे हैं। तो जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले सेट थ्योरी इंट्रोड्यूस करी कि सेट्स क्या होते हैं जो है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया काफ़ी तरीके के सेट्स होते हैं, उनका सारा नामकरण उन्होंने किया। फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है व्हाट इज़ सेट्स, सेट्स की डेफिनेशन क्या है। तो सेट्स की अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जैसे मैंने लिख रखा है, दिखा देता हूँ आपको आपकी सुविधा के लिए। डेफिनेशन होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा या ठीक है, कलेक्शन तो समझ में आता है कि आपने बोला कि ठीक है सब्जियों का कलेक्शन रख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल वेजिटेबल्स, है ना। तो लिख लेते हैं ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑल वेजिटेबल्स। तो ये कलेक्शन हो गया। दिमाग में आता है, हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड कलेक्शन। बोलते हैं कि हमारे पास पेन्स का कलेक्शन है इतना, हमारे पास बुक्स का कलेक्शन इतना है, हमारे पास टी शर्ट का कलेक्शन इतना है, शर्ट्स का कलेक्शन इतना है। तो डेली लाइफ में हम कलेक्शन वर्ड का काफ़ी यूज़ करते हैं। बट दिमाग में ये आता है जब मैंने लिखा है वेल डिफाइंड। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। डिस्टिंक्ट भी समझ में आता है कि अलग अलग चीज़ें हैं। अगर टी शर्ट है तो 5 तरह की हैं, ठीक है, वो समझ में आता है। ऑब्जेक्ट्स भी समझ में आता है। बट वेल डिफाइंड किस बला का नाम है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है, अगर जैसे मान लो हमने कलेक्शन बोल दिया, कोई भी कलेक्शन है, अब उस कलेक्शन को अगर सेट बनना है, तो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है देर इज नो एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अच्छा सर, अब ये बोलोगे सर आप ये क्या बोल गए। तो मैं ये बोल रहा हूँ वेल डिफाइंड का मतलब सीधी सी आप ये समझिए कि अगर आप कोई कलेक्शन आप उठाते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी कलेक्शन उठा लिया, अब कोई कह रहा है क्या आप इसको सेट बोल सकते हैं, हाँ या ना। तो आप चेक करोगे वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो वेल डिफाइंड कंडीशन मैंने बता दी कि अगर सेट है, मतलब कोई कलेक्शन है, तो उसमें आप ये देखो कि क्या कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है कि ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसा आ रहा है कि यार ये सेट इसके मतलब कोई एलिमेंट है इस कलेक्शन के अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो रहा है, तो सीधे आप बोल दो कि ये सेट नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे समझ नहीं आया, ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एस कोई मैंने कलेक्शन बनाया, मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल गुड फ्रेंड्स, है ना। तो दिमाग में आता है कि ये जो एस मैंने बनाया है इज एस अ सेट। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया कि जो सर ने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड फ्रेंड्स, ये क्या सेट है क्या। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन क्या दी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। और फिर मैंने आपको फिर से आपको हिंदी में समझाया कि अगर कोई कन्फ्यूजन है कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो सेट नहीं है। अगर कन्फ्यूजन नहीं आ रहा, देयर इज नो कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी, देन इट इज सेट। ठीक है, चलिए आपसे पूछते हैं, बताइए इसमें कौन एलिमेंट आएगा कौन एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, 5 लोग हैं या कोई पूरा, अगर मैं सब पूरी उसकी बात कर लूँ, पूरे सोसाइटी की बात कर लूँ, तो सबके अपने अपने अलग मत होते हैं कि आपके अकॉर्डिंग है कि आपका दोस्त वो अच्छा है कि जो आप पे पैसे खर्च करे, एक पॉइंट ही हो गया। दूसरा ये है कि कोई अगर मेरे पे प्रॉब्लम आती है तो वो फेस करे, वो मेरा साथ दे, एक गुड फ्रेंड की डेफिनेशन ही होगी। तो सबके अलग अलग मत हैं कि गुड फ्रेंड का मतलब क्या। हमें नहीं पता कि गुड फ्रेंड का मतलब क्या है, सबके अपने अलग अलग डेफिनेशन हैं, अलग अलग मत हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। सपोज मैं बोलूँ मोहन जो है
कोई आपका दोस्त सपोज कर लेते हैं मोहन है, मोहन एस में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पता नहीं भाई मोहन, अब जो है कोई कह रहा है कि मोहन को जो है पैसे खर्च करने चाहिए अपने दोस्त पे, तो अच्छा गुड फ्रेंड बन जाएगा, गुड फ्रेंड बन जाएगा। ये है कि मोहन जो है प्रॉब्लम्स में जो है हमारा साथ नहीं देता है, साथ देता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। या ये बोल लूँ कि एस इज कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स, है ना। ये तो और अच्छा एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। तो आप खुद से पूछो क्या मैं गुड स्टूडेंट हूँ? अब डिपेंड करता है, कोई क्या कहता है कि बोर्ड में अगर अच्छे नंबर आ गए बोर्ड एग्जाम में तो वो स्टूडेंट गुड होगा, अच्छा होगा। कोई कहता है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स ले आता है तो गुड होगा। तो सबके अपने अलग अलग मत है, यानी कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कोई भी एलिमेंट है, कोई भी लड़का है उस सेट में या लड़की है इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसलिए ये सारे सेट्स नहीं है, नो सेट, ठीक, सेट नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बोलोगे सर फिर सेट्स क्या होते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ सेट मैं नहीं बोलता हूँ कि सेट तो डेफिनेशन ही हो गई, ठीक है। हालांकि अभी आप जब सेट पढ़ लेंगे तो खटाखट आप बोलेंगे सेट ऑफ ऑल दिस, ऐसे ही बोलेंगे। कलेक्शन की जगह पे आप सेट बोलने लग जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप जो मैथ्स में बात कर रहे होंगे वो सारा कुछ वेल डिफाइंड हो रखा होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट, है ना। अल्फ़ाबेट जितनी होते हैं 26 होते हैं। अब कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस सेट में कोई कन्फ्यूज़न है क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एम इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा? तो फटाक से आप बोल दोगे एम एस में नहीं बिलोंग करेगा। मैं पूछूंगा आपसे क्यों नहीं बिलोंग करेगा, तो आप तुरंत ये बोलोगे, मेरे को जवाब दोगे सर एम जो है आपको वॉवेल नहीं है इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ ए करेगा क्या? तो आप तुरंत ये बोल दोगे हाँ बिल्कुल करेगा। मैं पूछूंगा भाई क्यों करेगा बिलोंग, तो तुम बोलोगे सर ये वॉवेल है इसलिए ए बिलोंग करेगा। तो ऐसे ही इस सेट में जो वॉवेल है वो बिलोंग करेगा, जो वॉवेल नहीं वो बिलोंग नहीं करेगा, सीधा सा मतलब ये है। और वॉवेल हमने डिफाइन कर रखा है कि वॉवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन 5 में से अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो तुरंत बोल दूंगा मैं कि इससे बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। या फिर मैं ऐसे बोल लूँ सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 6। अब इसमें देख लेते हैं क्या ये जो है सेट है क्या। तो मैं आपसे पूछता हूँ 7 बिलोंग करेगा क्या इसमें? तो आप कहोगे हाँ बिलोंग करेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों बिलोंग करेगा, तो आप कहोगे सर जैसे आपने डेफिनेशन दी है कि एस में वो एलिमेंट आएंगे जो ग्रेटर देन 6 होंगे, तो 7 तो 6 से बड़ा है तो ऑफकोर्स एस में बिलोंग करेगा। तो मैं भी कहूँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा 5 बिलोंग करेगा क्या इसमें? तो आप बोलोगे सर 5 तो 6 से कम है तो इसमें नहीं बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, ठीक है मान लेते हैं। ऐसी सीधा सा फंडा एकदम ये है कि कोई भी हमने कलेक्शन बनाया, अगर उसमें रिगार्डिंग एलिमेंट्स कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कोई एलिमेंट से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो सेट नहीं है, अगर कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो वो सेट है। तो सेट की एकदम डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। तो आई होप हो ही गई होगी क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे समझा दिया है आपको। तो अब ठीक है, इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया था। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, तो सेट्स मैंने आपको बता दी सेट्स क्या होते हैं। तो सेट जैसे कि मान लेते हैं कि इसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, 1 3 5 7 9, द रिवर्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं सारा जो कलेक्शन बनाओगे तो क्वेश्चन होगा कि इस सेट में रिवर्स ऑफ इंडिया में कौन बिलोंग करेगा कौन नहीं बिलोंग करेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों कन्फ्यूजन नहीं है? आपने जैसे कोई ओशियन है, कोई समुद्र है, आपने रख दिया कि इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा क्या, तो बोलोगे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स नहीं है। अब जैसे बोलो गंगा क्या इसके अंदर बिलोंग करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि गंगा जो है नदी है, ठीक है। तो यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रिवर्स है तो बिलोंग करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो अपना ये सेट बन गया, ठीक है। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ठीक है,
और फिर ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स क्या मतलब नोटेशंस हैं जो कि आपने शायद 10th में पढ़ ली होगी, बट फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। एन हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जेड को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू हो गया सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, आर हो गया रियल नंबर्स। अच्छा होता क्या क्या है फिर से बता देता हूँ आपको। ये 1 से स्टार्टिंग होता है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू सो ऑन। जेड में क्या होता है, सारे +-1 जीरो भी +-1 +-2 डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। रेशनल में क्या होते हैं, P/Q फॉर्म के, P/Q फॉर्म के होते हैं, और P एंड Q कहाँ से आता है, नेचुरल नंबर से आता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। P/Q आते हैं नेचुरल नंबर से, और ठीक है, और Q ऑलवेज नॉन जीरो होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स सारे 0.1 0.2 1 2 सारे जितना भी सारे का कलेक्शन जो होता है ये रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। ये पूरा रियल नंबर लाइन, ये जीरो होता है और सारे ये है ना, ये पूरी रियल, इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन, ठीक है। Q प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आएंगे इसमें, और पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि ये पूरी इधर वाली लाइन, ये लाइन R प्लस है ना, ठीक। तो जैसे मैं आपको बता दें, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा अब आप, जिसे मैंने बताया था कि सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, तो सेट्स की डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गई। अब आता है रिप्रेजेंटिंग, मतलब हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट के दो रिप्रेजेंटेशन होती हैं, नंबर 1 रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सर आप बोलोगे सर ये टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को क्या है, बेसिकली हम ब्रेसेस के अंदर करते हैं, ब्रेसेस के अंदर कॉमर्स में लिखते हैं। सपोज अगर आपके अंदर, जैसे मैंने बोला था, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट, तो कितने होते हैं, A E I O U। तो उसको अगर सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म में लिखें तो AEIOU है ना। तो ये कॉमास के बीच में, कॉमास लगा लगा के ब्रेसेस के बीच में लिख देना, इट्स कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर के जो एलिमेंट हैं कोई एक फार्मूला बेस्ड, या बोल लो एक रिलेशन जो है सब एलिमेंट्स में होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं बात करूं सेट ऑफ, आगे बात करते हैं, जैसे हाँ, जैसे मैं आपको बोल दूं सेट एस, ये है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए आप। तो सेट बिल्डर का फॉर्म में मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि n सच दैट n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, है ना। यानी कि हमें एक फार्मूला मिल गया n टाइप से कि इसके एलिमेंट्स n टाइप के होंगे। अगर आप 1 रखते जाएं 1 2 3 डॉट 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 ऐसे कर करके, तो आपको जो है सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि एक फार्मूला मिलना चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि ये A=X वेयर X इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10, तो ये इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, इस टाइप से लिखना। और सपोज अगर कोई कहे कि सेट बिल्डर फॉर्म को जरा उसमें चेंज करिए, क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म में, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो आप क्या करोगे, अब 3 और 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं, 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। अच्छा एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 बोल रहा है राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। आपके जो रूट्स आएंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रखा है कि इसको आप रूट्स अगर निकालिए तो क्या निकलेंगे, x = 1 and -2। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, s = 1 and -2, है ना। तो ये क्या हो गया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, है ना। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि सपोज कोई कहे, हाँ ये जो है, ये जो आपका गिवन है, ये सेट गिवन है, बेसिकली ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है ना। अब ये रोस्टर फॉर्म में पूछ रहा है, तो आप ऐसे बताओ, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं जो जिनका लेस देन, मतलब x² अगर आप करें तो लेस देन 40 आ जाए, है ना। तो आप बिल्कुल आ जाएगा, पता है आपको कैसे आज निकलेगा, है ना। जैसे कि 40 कैसे, 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 40 से लेस देन आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा, 5 6 7 का नहीं, 6 का, हाँ 36 हो जाएगा। और अगर 7 का करने जाएंगे तो 49 हो जाएगा, विच इज़ फॉल्स। तो यानी कि
ये 1 से 6 के बीच में आएंगे और सारे प्लस माइनस 1 आ जाएंगे, है ना। बट पॉजिटिव इंटीजर गिवन है ना, तो सिर्फ यही एलिमेंट बिलोंग करेंगे सेट में। तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये इतनी आएंगे बस, है ना। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में था ही। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन ये गिवन है एग्जांपल, राइट द सेट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या बताया था आपको कि एक फार्मूला मिल जाना चाहिए जिससे कि उस फार्मूला के तहत सारे एलिमेंट्स मैं फाइंड कर सकूं। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में है तो वह पहला एलिमेंट क्या है 1, सेकंड क्या है 4 यानी 2 स्क्वायर, तीसरा क्या है 9 मतलब 3 स्क्वायर, फिर 16 है 4 स्क्वायर, ऐसे कर करके ऐसे। तो अगर मैं बात करूं कि एक एक किस टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं, एन स्क्वायर टाइप के, वेयर एन कहाँ से आ रहा है, एन इक्वल टू 1 2 3 इस टाइप से। यानी अगर इसको भी अगर छोटा फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं लिखूंगा, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि ए इक्वल टू ऐसे सारे एक्स आएंगे जो एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर होगा और एन कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों सही हैं। मेरा सोचना है कि आप ऐसे लिखे तो बेहतर रहता है, क्यों फालतू में इतना ये रिटर्न करना 2 एक्स ला के बीच में, ये बेहतर है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है कि राइट दिस सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप देखिए एलिमेंट्स को अच्छे से कि इनमें कोई रिलेशन या कोई ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है कि मैं वैल्यू पुट करता जाऊं और मुझे पूरा सेट मिलता जाए। तो 1/2 है, 2/3, तो आप देखिए ना जो नीचे है ये ऊपर है ना, इधर मतलब, या ऐसे बोल लो कि ऊपर वाला नीचे से एक कम है या नीचे वाला ऊपर से एक ज़्यादा है। तो अगर मैं ऊपर वाला n है तो नीचे क्या है n+1 है ना। 1 रखोगे तो 1/2 मिल जाएगा, 2 रखोगे 2/3 मिल जाएगा, 3 रखोगे 3/4 मिल जाएगा, ऐसे सारे सेट्स सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो इसका अगर मैं ये बोलूँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सेट a मान लो इसको, तो n/n+1 वेयर n बिलोंग टू n, है ना। तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखोगे तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि एग्जांपल 5 क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई सेट है, आप हर सेट को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमेशा नहीं सर। हाँ, ये तो बात है कि अगर आपका टेबलर फॉर्म में तो ऑलवेज लिखा जा सकता है, बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आपको एक फार्मूला ढूंढना होता है। सपोज कोई फार्मूला ना मिले आपको तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे है तो देखते हैं सेट बिल्डर। बट हाँ, अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया और सेट और टेबलर फॉर्म में लिख दिया कोई सेट, अगर दोनों में आप लिख पा रहे हैं तो दोनों सेट ऑलवेज इक्वल होंगे, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। सेट तो सेम ही है ना, बस प्रेजेंट करने का तरीका अपना अलग अलग है। कोई ऐसे ब्रेसेस में लिख के कोई ये लिख दे रहा है कि ये फार्मूला मिल रहा है, आप वैल्यू रखते जाइए, आपको पूरा सेट मिलता जाएगा। या कोई डायरेक्ट लिख रहा है कॉमास लगा के सारे एलिमेंट्स ही उसने लिख दिए भाई, उसके अंदर कितनी ताकत है कि लिख देता है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट तो सारे इक्वल ही होंगे ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल लिखा हुआ है PRINCAL, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्स इज अ लेटर ऑफ, एक्स क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो ये 1 वाला डी से मैच कर गया, है ना। ये प्रिंसिपल्स के सारे वर्ड्स लिखे हैं ना। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ इसमें 2 P आ रहे हैं यहाँ पे, बट इसमें तो एक ही P आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था सेट की डेफिनेशन में, क्या मैंने बताया था, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई ऐसे एलिमेंट लिख रहा हूँ कॉमा लगा लगा के, तो वो सपोज A, A नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका मतलब ये होता है A, मतलब अगर A, A लिख रहा हूँ किसी सेट फॉर्म में तो इसका मतलब ही सिंगलटन A होता है। मतलब आप उसको 2 बार नहीं लिख सकते, आपको एक अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही लिखना होता है, ठीक है। तो पहला का जो है डी मैच कर गया। अब 0 है, ठीक है, वो देख लेते हैं बाद में। इसका अगर मैं बात करूं तो सेट टेबलर फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा, -3,3। हाँ, इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इज एन इंटीजर एंड x+1 = 1, तो इसका मतलब सिंगलटन 0 आएगा। तो ये सी वाला सेकंड से मैच कर जाएगा और ये बी से मैच कर गया। और ये x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18, तो 1 भी डिवीजर है, 2 भी है, 3 भी, सारे हैं, तो ये थर्ड वाला इससे हो गया। तो अब आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। चले चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो जैसे मैंने आपको सेट्स की डेफिनेशन दी थी कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, मीन्स
देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन, या ऐसे बोल लें देयर इज़ नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, कि कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कन्फ्यूजन है तो सेट नहीं है, अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम एकदम धड़ल्ले से बता पा रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो वो सेट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो वन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो बिल्कुल ये वेल डिफाइन है। कैसे, आप पूछोगे कैसे वेल डिफाइन है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो मंथ्स होते हैं कोई भी ईयर के, कितने मंथ्स होते हैं, तो आप कहोगे 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, अब 12 मंथ से जो जो भी जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके सेट में आ जाएंगे। कैसे, जैसे जुलाई हो गया, जून हो गया, जनवरी हो गया, तो जे से स्टार्ट हो रहे हैं ना, अब सारे लिख लीजिए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो ये भी, ये कोई जैसे स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, दो ये जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, एक ये हो रहा है, तो आप क्या हो जाएगा, जनवरी वाला, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, जनवरी, ठीक है, कॉमा जून, कॉमा जुलाई, 3 एलिमेंट्स आपके इस सेट में बिलोंग कर जाएंगे। तो पहला हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बस आप इस बात पे आके फंस गई कि इसने बोल दिया ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब कैसे हम डिसाइड करें कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है, या तो कोई सरकार या मतलब कोई गवर्नमेंट या कोई भी आके ये डिसाइड कर दे कि अगर ये बंदा ये फॉलो कर रहा है, या कोई गाइडलाइंस कर दे कि ये गाइडलाइन अगर फॉलो कर रहा है तो ये मोस्ट टैलेंटेड होगा या नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है ना, तो हमें नहीं पता कौन मोस्ट टैलेंटेड है। कोई अच्छा लिखता है ना, ऑफकोर्स राइटर तो लिखता होगा, लेकिन अब यह है कि किस टाइप की स्टोरी लिखता है ना। तो सबके अपने अलग अलग मत हो जाते हैं कि कैसे मैं बोलूँ ये मोस्ट टैलेंटेड है या नहीं है। तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है कि कौन इसके अंदर बिलोंग करेगा, कौन नहीं करेगा। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें ये बोल दिया कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब कोई कहता है कि T20 का अच्छा है, कोई ODI का है, कोई टेस्ट का है। अगर मैं पुजारा की बात करूं जैसे कि, तो कोई T20 में तो उनका नाम भी नहीं कोई जानता, मतलब बहुत ऐसे होंगे जो उनका नाम तक नहीं जानते होंगे, बट T20 मैच देखते हैं, बट T20 में अच्छे वो नहीं करते हैं। अच्छा परफॉर्म की बात ही खत्म करो, वो अच्छा वो खेलते ही नहीं, उनका चयन ही नहीं होता है। तो सीधी सी बात है ना कि हमें नहीं पता कि कैसे चयन करना है। या तो कोई बता दे कि हाँ T20 में अच्छा खेलता है, या उसके स्कोर से या उसके स्ट्राइक रेट से, तो हम बता पाएंगे हाँ ये बेस्ट क्रिकेटर है या नहीं है। बट यहाँ पे कोई हमारे पास पैमाना नहीं है, तो ये नो सेट इज, दिस इज नॉट अ सेट, है ना। 4th पे आ गए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, अब आप, ठीक है, तो आपकी क्लास चलते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये जो है, मैंने कोई ऐसे ही रैंडम ऐसे बोल दिया, ये स्टूडेंट है, क्या इस आपको जो सेट आपने बनाया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप उसकी तरफ देखोगे, अच्छा ये श्याम है क्या, अच्छा ये तो लड़का है ना, हाँ बिल्कुल करेगा। जब बोल रहा है कि मेरी क्लास का भी है, लड़का भी है, तो बिलोंग करेगा। अच्छा कोई लड़की है, मैंने ऐसे रैंडमली कोई बता दिया कि नाम की लड़की है, ठीक है, ये आपके सेट में आएगी कि नहीं आएगी। तो आप सेट की तरफ देखोगे एक बार, एक तरफ सेट की तरफ, एक तरफ लड़की की तरफ, कि सेट में तो लिख रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये तो लड़की है, बट क्लास की तो है, बट लड़की है, बट हमने क्या ले रखा है कलेक्शन बॉयज़ का, तो ये बिलोंग नहीं करेगी। तो यानी कि देयर इज नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं रहा है। आप देख रहे हो रैंडमली तो बता पा रहे हो इसके अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ये सेट हो गया, है ना। यानी अपना 4th भी सेट था, फर्स्ट भी सेट था एंड 4th भी सेट है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से जितने भी नेचुरल नंबर हैं आप उनको लिख लीजिए। ऑफकोर्स वेल डिफाइन है। आपसे मैं पूछूं 101 बिलोंग करेगा, तो क्या होगा, नहीं करेगा। 99 करेगा, तो ऐसे ही मतलब आराम से बता सकते हैं। फिर क्या है, अ कलेक्शन ऑफ, यानी कि 5th वाला यस, है ना। फिर क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, है ना। तो अब इसका भी है, मुंशी प्रेमचंद हैं, तो उनके पास कोई जो नॉवेल्स होंगी, कोई एक लिमिटेड होंगी ना, कि कितनी उन्होंने नॉवेल्स अभी तक लिखी, कुछ भी होंगी लिमिटेड होंगी ना। तो जैसे कि अब मैं लेके गया गोदान, हाँ ये तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, ठीक है, गोदान तो उनकी है लिखी हुई, यानी कि इसके अंदर बिलोंग करेगी। अब मैं कोई और ऐसे लेके जाऊँ, है ना, कोई रामधारी सिंह दिनकर की कोई मतलब जो है कोई भी नॉवेल लेके जाऊँ, तो
तो आप तुरंत बोल दोगे ना ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है ना, तो ये नहीं बिलोंग करे, तो देयर इज नो कन्फ्यूजन, ठीक है। फिर आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 इसके अंदर बिलोंग करेगा, आप कहोगे बिल्कुल करेगा, -2 बिल्कुल करेगा, बोले हाँ ठीक है, इवन इंटीजर्स पे इवन भी है। 3 करेगा कि नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये तो सर ऑड है ना, इवन थोड़ी ना है। तो सीधी बात, देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस इंक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स और एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट्स। तो यानी कि ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, 5th वाला भी था अपना, 6th वाला भी हो गया एंड 7th वाला भी हो गया, ठीक है। समझते जाइए अच्छे से आप। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में है तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स ये वेल डिफाइन है। क्यों वेल डिफाइन है, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर उसके वो कोई आपने लिख दिया, सपोज कि आपने लिख दिया कि द कलेक्शन ऑफ, या कोई भी आप लिख दिया कि ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपने लिखा, क्या इसके अंदर जो मैंने सेट एस बनाया है इसके अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है ना, सोच पा रहे हैं आप। अगर कोई भी इस चैप्टर से आप क्वेश्चन उठाएंगे तो इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस सेट के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर नहीं बिलोंग करेगा, यानी देयर इज नो कन्फ्यूजन। फिर आता है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब बात है ना कि कैसे हम डिफाइन करें कि मोस्ट डेंजरस क्या है। किसी के लिए तो एक डॉग भी मोस्ट डेंजरस बन जाता है कि वो पागल हो रखा है और काट लिया उसने, वो किसी के लिए शेर है, तो और अगर शिकारी की बात करें तो उसके लिए शेर भी नहीं हो सकता, उसके लिए कोई मैक्सिमम नहीं है ना, क्योंकि उसने जो है उसके पास सारे हथियार हैं, उसने जो है शेर को भी अपने बस में कर लिया है ना। तो बस, और एक ऐसी बात कर लें, किसी हम सर्कस में जाते हैं सर्कस देखने, तो उसमें क्या होता है कि जो है शेर को भी उसने बस में कर रखा है। तो सबके अपने अलग पैमाने होते हैं कि कौन किसके लिए मोस्ट डेंजरस है या नहीं। तो जो 10th वाला है ये सेट नहीं है, नो, है ना। तो 8 था, 9th नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस। तो अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा के अंदर, तो ये वाला साइन बनाना है, अगर नहीं कर रहा है तो ये। तो 5 बिलोंग्स टू ए, यस, मतलब बिलोंग कर रहा है। 8 नहीं कर रहा है, 0 नहीं कर रहा है, तो ऐसा वाला साइन बनाएंगे, है ना। 10 नहीं बिलोंग कर रहा है, 2 यस, 4 यस, है ना। तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको दिमाग दौड़ाना है कि रोस्टर फॉर्म क्या थी, रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबलर फॉर्म बोलो, दोनों एक ही बात है। कि हम क्या करते थे, ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को, जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग कर रहे थे, उनको कॉमर्स के स्पेस में लिखते थे, यानी ब्रेसेस के अंदर कॉमर्स के उसमें लिखते थे। क्वेश्चन है कि x इंटीजर है, x इज एन इंटीजर एंड -3 एंड 7 के बीच में है, -3 ग्रेटर इक्वल टू, तो इसके अंदर इंटीजर कौन कौन से आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 0, ये हो गया देखो रोस्टर फॉर्म। अब ऐसे ही नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, है, आराम से आप ले सकते हैं। हाँ, सी वाला समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। X is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8, है ना। जैसे मैं आपको रैंडमली बात कर लेता हूँ, 2, 6 इसके अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि सम इसका जो है 2 + 6 8 है। तो आप बोलोगे सर एक बार आप बता दो ना कि कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ। पहले आप जाइए कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, उन दोनों डिजिट्स का सम जो है 8 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 अगर पहले डिजिट होगी तो दूसरे को 7 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि उसको सम 8 होना है। 2 से स्टार्ट करते हैं। अब 1 मैंने पहले लिखा, तो इसके और कोई चॉइसेस हैं नहीं, कि 1 के साथ 7 ही हो सकता है, और कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सम 8 लाना है मुझे। 2 के साथ 6 ही होना पड़ेगा। 3, यानी इधर बढ़ाते रहिए, इधर अपने रैंडमली आता रहेगा, आपको इधर नहीं चूज़ करना है, सिर्फ इधर चूज़ करो। 3, 5, 4, यानी 1, 2, 3, 1 से चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 पे आ गए। 4 पे क्या लें, 4 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सब 17 बिलोंग कर गया है ना। तो 5 जो है तो 71 भी बिलोंग करेगा, 60 भी, 62 भी एंड 53 भी। एक चीज़ और रह गई, अगर मैं 8 रख दूँ तो 0 को भी आना पड़ेगा, है ना। 80 वैसे 0 नेचुरल नंबर नहीं है, बट इसने क्या बोला, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 80 तो नेचुरल नंबर है ना। तो यानी इसके अंदर कौन कौन से सेट्स बिलोंग करेंगे एलिमेंट, 17, 71, 26, 62, 35, 53,
4 4 एंड 8 0 है ना, ये सेट्स, ये एलिमेंट्स आ गए सेट के अंदर। ठीक है, क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ पे। डी कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो आप 60 के सारे डिवाइजर निकालिए, फिर चेक करिए वो प्राइम है या नहीं, अगर प्राइम है तो सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ठीक है, इसमें देख लेते कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं, आपका कलेक्शन बना लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बिल्कुल हो जाएगा, बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा ई तो आ ही चुका है, आर हो जाएगा बस, है ना। तो 4 एलिमेंट्स के अंदर बिलोंग करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये क्या है देखिए सर, अगर मैं इसको इसको इधर लिखना चाहूँ तो सेट को आप कैसे लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट 3 है, फिर 6 है, 9 है, 12 है, तो 3 इंटू 2, मतलब ऐसे आपको मल्टीपल लग रहा है ना, 3 इंटू 1 एन करें, 3n लिख दीजिए आप सपोज, तो आप n इक्वल टू 1 रखिए तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा, 4 रखेंगे तो 4, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। 3n टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वेयर n कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे 2 4 8 16 32 में क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा 2 स्क्वायर टाइप का है, फिर 2 3 टाइप का है, 2 टू पावर 4 टाइप का है, एंड 2 टू पावर 5 टाइप का है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, है ना। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स लेके देखिएगा, मैं आपको बस सजेशन दे रहा हूँ कि कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, फिर ऐसे ही 1 4 9 100, ये भी आप लिख लेंगे कैसे, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट करके 10 का स्क्वायर, ऐसे ही। तो आप कैसे मिल जाएगा, n स्क्वायर टाइप के एलिमेंट होंगे, n बिलोंग टू 1 2 3 डॉट 10 तक, है ना, ऐसे करके। ये 5 स्क्वायर 5 क्यूब, है ना, आराम से लिख सकते हैं इसको। ये 5 बार जो है 4 हो जाएगा, ऐसे 2 4 6, 2 के मल्टीपल 2n एंड n बिलोंग टू 1 2 3 डॉट डॉट पूरा नेचुरल नंबर, है ना। 4 क्वेश्चन नंबर आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अगर आपको ए लिखना है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो कैसे हो जाएंगे, एक्स इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 1 3 5, फिर से लिख देता हूँ, 1 3 5 7, ऐसे करके सारे ऑड नेचुरल नंबर लिख डालिए, आप क्या आ जाएंगे। अब इसमें देखिए -1/2 और 9/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, -1/2 इधर होगा, 9/2 इधर होगा, फिर इधर -1 होगा, है ना, -1 तो सॉरी इधर होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर 0 1, तो यानी 0 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4, 9/2 होता है 4.5, तो 5 इसमें आएगा नहीं, तो सिर्फ के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, है ना। तो ऐसे करके आपको सारे एलिमेंट सारे क्वेश्चन कर डाले हैं, ऐसे कि एक्स इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ये कोई एक्स है मान लो, तो 0, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आएगा, 1 आएगा इसका कम, 2 भी आएगा, 3 जैसे करेंगे 3 नहीं आएगा, ऐसे ही -1, हाँ -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से कम है, -2 हाँ कम है, -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा जो कि कम नहीं है, तो यानी -2 -1 0 1 एंड 2 इतने एलिमेंट 5 एलिमेंट बिलोंग करेंगे। ठीक है, किसमें, इस वाले सी में। ठीक है, चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है, तो इसमें लिख देना है LOY A, बस L 2 बार आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ही एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो यानी इसका मतलब है कि जो 30 डेज वाले मंथ है उनको जो है कॉमा करके लगा देना है ना। जैसे शायद जून हाँ 30 दिन का होता है, जितने भी आप देख लीजिए कैलेंडर में, अगर आपको याद ना हो तो जितने भी 30 डेज वाले मंथ्स हैं उनको कॉमा करके लिख डालिए उसमें। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एफ जो है कलेक्शन है, एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, जो के से पहले आए हैं। अब ऐसा करिए आप सारे लेटर लिख डालिए ABCDEFGIJK, तो जे तक लिख डालिए, ये तो आपके सारे एलिमेंट्स हो गए। अब क्या कह रहा है कंसोनेंट होना चाहिए, यानी इसके अंदर सारे वॉवेल निकाल दीजिए, जो बच्चेगा आपको सारा कंसोनेंट बच जाएगा बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
मैंने आपको एग्जांपल में सेम ऐसा एग्जांपल मैंने करवा रखा है, उसको पहले देखिए फिर दिन इस पे आइए। हालांकि इसको भी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो पहले इसके डिवाइजर निकालिए, क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 डिवाइजर है, 2 है, 3 है और 6 खुद भी डिवाइजर है। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर होना चाहिए डिवाइजर, तो प्राइम 2 एंड 3 ही होता है, तो ये सेकंड को ए से मैच करना पड़ेगा। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या होगा 1 3 7 9 आपकी ऑड नेचुरल नंबर है और लेस देन 9 भी हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो मैंने बताया डिविजर सारे 6 हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, तो ये सी से इसको मैच करा दीजिए आप। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये थर्ड वाला इससे हो जाएगा। तो मैंने आपको 1.1 जो है आप पूरी एक्सरसाइज करवा दी है। ये जो हम आगे 1.3 सेक्शन है, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ द सेट, हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए, और जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।